बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर स्पेशल। आज के इस लेक्चर में हम कंपनीज एक्ट 2017 को पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। उम्मीद है आप इसको समझेंगे और एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है कंपनीज एक्ट 2017 क्या चीज़ है और इसके मकासद क्या है। गवर्नमेंट ने हर काम के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ ज़ाब्ते बनाए होते हैं। इस तरह कंपनीज को चलाने के लिए, इनके ऑपरेशंस को चलाने के लिए, इनकी तरतीब के लिए, ये कैसे काम करेंगी, कैसे बनेंगी, कैसे इसके ऑपरेशंस होंगे, इन तमाम बातों के बारे में गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाई है जिसके अंडर कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जिसके अंडर कंपनीज काम करती हैं, जो कंपनीज के लिए मशवरा है वो है कंपनीज एक्ट 2017। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 चल रहा था जो 1977 से चला आ रहा है, उसको रिप्लेस किया है इस कंपनीज एक्ट 2017 ने। कंपनीज एक्ट 2017 में बहुत सारी ऐसी नई बातें हैं जिसकी वजह से कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को रिप्लेस किया गया। अब चलते हैं मकासद की तरफ कि मकासद क्या है, यानी कंपनीज एक्ट 2017 क्या क्या काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला मकसद जो कंपनीज एक्ट 2017 का है वो ये है कि कंपनीज को चलाना, कंपनीज को प्रमोट करना, कंपनीज को डेवलप करना, कंपनीज के लिए उसूल बनाना, कंपनीज को उसूल प्रोवाइड करना। तो ये तमाम काम जो होते हैं वो है कंपनीज एक्ट 2017 की। कंपनीज बनेगी कैसे, कंपनीज चलेगी कैसे, कंपनीज को रजिस्टर किस तरह करना है, शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो प्रोवाइड करती हैं, इस तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है कंपनीज एक्ट। दूसरा अहम मकसद जो ये कंपनीज एक्ट 2017 पूरा कर रहा है वो ये है कि इस एक्ट ने बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराए हैं और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन डेटा सबमिशन, ये तमाम चीज़ें मुतारिफ कराई गई है कंपनीज एक्ट 2017 में। और इसी वजह से इससे पहले के ऑर्डिनेंस को यानी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को रिप्लेस किया गया है। कंपनीज एक्ट 2017 में बहुत सारी ऐसी नई बातें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ यानी कंप्यूटर्स के यूज़ को यकीनी बनाया गया है। रूल्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स मीन शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, जितने भी लोग हैं जो कि या कंपनीज को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं या कंपनीज उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उनके हकूक़ की हिफाजत करना, उनके मफादात की हिफाजत करना जो है, उनके मफादात और हकूक़ की हिफाजत करने को यकीनी बनाना कंपनीज एक्ट 2017 का अहम मकसद है। बल्कि तमाम ऑर्डिनेंस का मकसद यही होता है कि वो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट और मफादात और हकूक़ का ख्याल रखें। कंपनीज एक्ट 2017 हमें कंपनीज के चलाने के बेहतरीन उसूल बताता है कि कंपनीज चले किस तरह, कंपनीज काम किस तरह करेगी, इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, इसमें क्या क्या रैंक्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, किस किस प्रोसेस के थ्रू होंगी, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कंपनीज एक्ट 2017। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे जितने भी मसले होते हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, ये तमाम सॉल्व करता है कंपनीज एक्ट 2017 क्योंकि तमाम गाइडलाइंस इसमें पड़ी होती हैं। शेयर्स किस तरह इशू करना है, डिविडेंड किस तरह देना है, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम डिसाइड होती हैं इसी के थ्रू। इसमें तमाम रूल्स रेगुलेशन दर्ज हैं और तमाम मैटर्स के ऊपर इसमें डिस्कशन मौजूद है, इसमें रूल्स मौजूद हैं जिससे आप रहनुमाई हासिल करके अपने डिस्प्यूट्स, अपने मसले मसाइल, आपस के मसले मसाइल, कंपनी के मसाइल, कंपनी के चलाने के मसाइल तमाम हल कर सकते हैं। आए अब बाकायदा तौर पे कंपनीज एक्ट 2017 को स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 1 हमें बताता है कि इस लॉ का नाम जिसके ज़रिए कंपनीज ऑपरेट करेंगी, जिसके अंडर कंपनीज काम करेंगी, जिसके तहत कंपनीज काम करेंगी, उसका नाम होगा कंपनीज एक्ट 2017। दूसरी बात जो हमें बताई गई है इस सेक्शन में वो ये है कि ये तमाम पाकिस्तान पे लागू होगा। कब से लागू होगा? ये लागू होगा 30 मई 2017 से और इसके बाद तमाम कंपनीज इसके अंडर ऑपरेट किया करेंगी।
तो ये बातें हमें बताई गई हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में एक और अहम बात बताई गई है कि सिर्फ इस लॉ के सेक्शन नंबर 456 को अभी लागू नहीं किया जा रहा। जब गवर्नमेंट चाहेगी तो वो अपने ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड पार्टी या ऑथराइज्ड मिनिस्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के थ्रू ये अनाउंस कर देगी कि ये सेक्शन भी लग चुका है या ये सेक्शन लगाया गया है, लेकिन जब गवर्नमेंट चाहेगी। सेक्शन 2 हमारे पास है डिफिनीशन का। तमाम लॉज में तकरीबन हर लॉ का सेक्शन 2 जो होता है वो होता है डिफिनीशंस के लिए। इस सेक्शन में लॉ आपको बताती है कि आने वाले वर्ड्स जो कि इस लॉ में यूज हों, आने वाली टर्मिनोलॉजीज जो इस लॉ में यूज होंगी, उनकी मीनिंग्स क्या होंगे। क्या आप उसकी जनरल मीनिंग्स ले सकते हैं, यानी उसके कुछ खास मीनिंग्स होंगे। सेक्शन 2 आपको बताएगी कि किन किन टर्म से क्या मीनिंग्स, क्या डिफिनीशन होगी जब ये इस लॉ में यूज होगी। डिफिनीशंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक है इंक्लूसिव डिफिनीशन, एक है एक्सक्लूसिव डिफिनीशन। आपको पता है हर एक चीज़ की कुछ जनरल डिफिनीशन होती है। जब हम कार का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में डायरेक्ट एक पिक्चर आती है मोटर कार की, जिसके 4 व्हील्स होते हैं, 4 पहिए होते हैं, पेट्रोल लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर कोई लॉ चाहती है कि कार सिर्फ इसी को ना कहा जाए बल्कि इसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहती हैं, तो ऐसी डिफिनीशन को हम कहेंगे इंक्लूसिव डिफिनीशन। मीन के जनरल डिफिनीशन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो जब भी ये डिफिनीशन इस लॉ में यूज़ होंगी तो ये इंक्लूसिव डिफिनीशन यूज़ होगी, इसके आम मानी यूज़ नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कार की, अब कार सबको पता है जनरल मीनिंग में इसका मतलब यही होता है कि जी 4 पहियों वाली गाड़ी है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम फ्यूल डालते हैं, जिसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं, बल्कि 5 बंदे बैठ सकते हैं। तो ये हो गई कार। लेकिन अगर आपको कोई लॉ बताए कि जब कार का वर्ड मेरे इस बुक में, मेरे इस लॉ में यूज़ होगा, ये स्पेसिफिक इस लॉ में यूज़ होगा, तो कार का मतलब होगा तमाम 4 पहियों वाली गाड़ियां और 2 पहियों वाली गाड़ियां। अब अगर आप देखें तो 2 पहियों वाली गाड़ियों को हम नॉर्मली बाइक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लॉ ने इस कार के लफ्ज की डिफिनीशन में 2 पहियों वाली गाड़ी यानी बाइक्स को भी ऐड कर दिया है। तो ऐसे डिफिनीशन को हम कहेंगे इंक्लूसिव डिफिनीशन। ये याद रखें कि ऐसी डिफिनीशन सिर्फ इसी बुक में यूज होंगी। यानी ये डिफिनीशंस, ये लॉ सिर्फ अपने लिए बता रहा है, जनरल पर्पस के लिए नहीं बता रहा। यानी आप जब भी इस लॉ के मुताबिक डीलिंग करेंगे या आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस लॉ को पढ़ेंगे, तो इसमें सिर्फ इसकी मीनिंग ये होंगे, इसके अलावा जनरल मीनिंग इसके जो भी हैं वही कंसिडर होंगे। लेकिन इस लॉ में जब भी ये वर्ड आएगा तो इससे मुराद इसकी यही इंक्लूसिव डिफिनीशन होंगी। सेकंड कंसेप्ट है हमारा एक्सक्लूसिव डिफिनीशन। एक्सक्लूसिव डिफिनीशन का मतलब ये है कि कुछ जनरल मीनिंग होते हैं, जिस तरह भी हमने बात की, हर एक चीज़ की जनरल मीनिंग होते हैं, आम मीनिंग होते हैं। जब ये लफ्ज़ हम सुनते हैं तो हम उससे वही आम मतलब ही लेते हैं, आम डिफिनीशन ही लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी किताब में, किसी लॉ की बुक में, किसी एक्ट की बुक में आपको बताया जाए कि जी जब ये लफ्ज़ यहाँ पे इस एक्ट में इस्तेमाल होगा तो इसकी ये मीनिंग होंगे, जनरल मीनिंग नहीं होंगे, इसमें से ये चीज़ें निकाल दी गई हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव डिफिनीशन। मिसाल के तौर पे बर्ड्स यानी परिंदे, इसकी डिफिनीशन यही होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम जानवर जिसके 2 पाँव होते हैं और उसके पर होते हैं, तो इसको हम परिंदे कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लॉ कहे कि बर्ड्स में, परिंदों की डिफिनीशन ये होगी कि वो परिंदे जो कि सिर्फ उड़ सकें, तो फिर हम इस ऐसी डिफिनीशन को एक्सक्लूसिव डिफिनीशन कहेंगे। यानी आपको मालूम है कि बर्ड्स में मुर्गी भी आती है, बत्तख भी आती है, शुतुरमुर्ग भी आते हैं, तमाम बर्ड्स ही की किस्में हैं। लेकिन जब आपको इस बुक ने, इस एक्ट ने, इस लॉ ने इसकी मीनिंग ये बताई कि जी बर्ड्स का मतलब जब भी यहाँ पे लिया जाएगा, यानी बर्ड्स का लफ्ज़ जब भी इस लॉ में इस्तेमाल होगा, तो इससे मुराद, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ उड़ने वाले परिंदे होंगे। ये डिफिनीशंस इस सेक्शन में एक्सप्लेन कर लेने के बाद इस लॉ में जब भी ये डिफिनीशंस यूज़ होंगी तो इससे मुराद यही डिफिनीशंस होंगे। आप इससे जनरल डिफिनीशन नहीं लेंगे।
उम्मीद है आपको इंक्लूसिव डिफिनीशन और एक्सक्लूसिव डिफिनीशन की समझ आ चुकी होगी। दूसरी बात जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि इस सेक्शन में यानी सेक्शन नंबर 2 में तमाम डिफिनीशंस अल्फ़ाबेटिकल वाइज दिए गए हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। यानी पहले ए से शुरू होने वाले अल्फाज, फिर बी से, फिर सी से शुरू होने वाले अल्फाज। यानी अगर आपको कहीं पे शेयर आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि शेयर के साथ डिबेंचर की डिफिनीशन होगी, ऑर्डिनरी शेयर्स की डिफिनीशन होगी और प्रेफर्ड शेयर्स की डिफिनीशन होगी, क्योंकि शेयर एस से स्टार्ट हो रहा है, प्रेफर्ड शेयर पी से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डिनरी शेयर ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली आएंगे अपनी अपनी जगह पे। तो ये नहीं है कि जो चीज़ें कनेक्टेड हैं जिसका आपस में कोई ताल्लुक है उनको इकट्ठा डिफाइन किया गया, नहीं, बल्कि इस लॉ में, बल्कि हर एक लॉ में तमाम डिफिनीशन जो होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के ज़रिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखी जाती हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर कोई डिफिनीशन इस लॉ में ना दी गई हो तो, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ हो जो कि इसमें उनकी डिफिनीशन ना हो, मिसाल के तौर पे बुक, या मिसाल के तौर पे पेन, या मिसाल के तौर पे की, चाबी, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, तो इसका हम क्या मतलब लेंगे? तो याद रखें जब कोई डिफिनीशन इस सेक्शन यानी डिफिनीशंस के सेक्शन में नहीं होगी तो इससे आप जनरल मीनिंग ही लेंगे, यानी जो आम मीनिंग होती है किसी लफ्ज़ की वही आप इससे लेंगे। अगर यहाँ पे इस डिफिनीशन के सेक्शन में उसकी डिफिनीशन अलग से नहीं